आप देख रहे हो जनसंघर्ष की बात यूट्यूब चैनल। साथियों, पहलगाम की घटना के बाद में देश के अंदर एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है और उस माहौल के अंदर मतलब नए नए तरह के बयानवीर पैदा हो रहे हैं। और सारे के सारे बयानवीर है वो दो पार्टी सत्ता के अंदर है उससे भी जुड़े हुए हैं। उनकी जो अलग अलग तरह की संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के नेता भी है, पदाधिकारी भी है। और बयान भी वो कभी तो सेना को टारगेट करने लग जाते हैं, कभी सेना के अधिकारियों को, कभी महिलाओं को टारगेट करते हैं। मतलब ऐसा ऐसा भद्दी भाषा का इस्तेमाल भी करते रहे हैं। और देश का जो मुखिया है, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, मतलब उनको रोक टोक नहीं है, कोई भी एक्शन नहीं लेते। इन्हें जो बोलने वाले लोग हैं इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो अलग तरह की एक स्थिति सी बनी हुई है देश के अंदर। और इसी सवालों पर आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ में साथी राजकुमार शेखुफरिया जी है। मैं उनसे जानना चाहूँगा भी अभी अभी ताज़ा रामचंद्र जांगड़ा जो बीजेपी के राज्यसभा के मेंबर है और उनका कार्यकाल भी लगभग अब समाप्त होने वाला है, दूसरे कार्यकाल के लिए वो ट्राई भी कर रहे हैं। उनका एक बयान आया था कि जो पहलगाम के अंदर जो मारे गए लोग थे, आतंकवादी जो मार रहे थे, उस वक्त वहाँ मौजूद जो महिलाएं थी उनके अंदर कोई वीरांगना का भाव नहीं था, उनके अंदर कोई लड़ने का जज्बा नहीं था। अगर उन्होंने जो नरेंद्र मोदी ट्रेनिंग दे रहे हैं अग्निवीर की, अगर वो ट्रेनिंग ली होती तो शायद वो आतंकवादियों के साथ भिड़ जाती, एक दो को काबू भी कर लेती। इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि महिलाओं ने एल होलकर का इतिहास नहीं पढ़ा। तो ये जो बयान दिए जा रहे हैं, ये क्या मतलब दिलवाए जा रहे हैं या ये खुद दे रहे हैं, ये क्या सारा मामला है? इन सब बातचीत करने के लिए साथी राजकुमार जी आपका धन्यवाद मेरे साथ में। और आप बताइए भी ये सारा मामला ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए ओम प्रकाश जी, एक तो जो आपने कहा कि जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं या दिलवाए जा रहे हैं, सवाल ये है कि एक तो आरएसएस की जब आप पूरी समझ रखोगे तो आरएसएस के मोहन भागवत ने एक बार एक बयान दिया था कि हम अपने सारे पत्ते कभी नहीं खोलते, हम असल चीज कभी भी पहले नहीं बताते, हमें करना क्या है और हम शुरुआत कहाँ से करते हैं। मतलब ये जो बयान दे रहे हैं इसके पीछे पूरी उनकी एक साजिश, योजना, पूरी प्लानिंग होती है। और प्लानिंग के तहत ये बयान दिए जाते हैं, दिलवाए जाते हैं। क्योंकि जब उनके प्रमुख आरएसएस के ये कहते हैं कि हम अपने कोई भी चाल चलते हैं उससे पहले उसके पत्ते नहीं खोलते, उससे अलग अलग तरह की चालें चल के और फिर अपनी असल बात की तरफ आते हैं। तो ये कहीं न कहीं उनकी इसी बातचीत का एक आधार है कि वो जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं तो पूरे देश को एक अलग तरह के वातावरण में ले जाना, अलग तरह का माहौल निर्मित करना और अलग तरह की चीज़ें असल सवालों से दूर ले जाने की जो प्रक्रिया है, उसकी तरफ ले जाते हैं। असल सवाल जो है वो कहीं भी चर्चा में ना आए, उसके लिए उनकी एक पूरी योजना बंदी होती है। इसलिए बयान मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि ये दिए जाते हैं, कहीं न कहीं इसके पीछे एक पूरी योजना बंदी होती है, उसके तहत ही ये दिलवाए जाते हैं। नहीं, अब तो पत्ते भी आप कह रहे हैं ना, पत्ते नहीं खोलते, अब तो पत्ते खुल रहे हैं ना। एक तो कहना पूरे पूरे कहना महिला विरोधी है, हाँ, तभी तो ये बयान आ रहे हैं। हाँ। ज़्यादातर महिलाओं को ही टारगेट किया जा रहा है। अरे एक ऐसा ही मामला और था कि इन्होंने कहा कि भी अग्निवीर की ट्रेनिंग नहीं ली। तो ट्रेनिंग तो आरएसएस वाले लेते हैं, लाठी डंडे की रोज चलाते हैं, वो पार्कों में बैठे चलाते हैं, भिड़ जाते हैं फिर अब जाके। नहीं, महिलाओं के विरोध का जो बयान है वो देखो, आपने जब कहा कि महिला विरोधी मानसिकता तो इन लोगों की शुरू से रही है। निश्चित तौर पे ये सही है कि पहले एक दौर में तो ये महिलाओं को अपने कार्यक्रमों में लेते ही नहीं थे। अब हालांकि इन्होंने महिलाओं के बहुत से संगठन आरएसएस ने बनाए हैं और उसमें ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो जिस तरह का बयान दिया जा रहा है कि महिलाएं वहां भिड़ जाती, अब सवाल ये है कि इसका तो कहीं भी कोई भी लॉजिक नहीं बनता कि जब हमारे सैनिक उनसे लड़ रहे हैं, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार हैं, वो इतनी गहरी तकनीक से विकसित लैस होके आ रहे हैं, तो निहत्थे आदमी के लिए उनसे लड़ना इतना आसान नहीं होता।
हालांकि उसके बावजूद भी लड़े हैं। जो वहाँ का एक कश्मीर का नागरिक था जिन्होंने पर्यटकों की रक्षा करने के लिए घोड़ेवाड़ा जो भिड़ गया। अब सवाल ये कि आम आदमी इस तरह से किसी भी हथियारबंद आदमी से नहीं भिड़ सकता, क्योंकि जो मानसिकता एक आदमी डरता है ना, एकदम को झटका लगता है तो एकदम आदमी का दिमाग काम करना एकदम बंद कर देता है। और जब आदमी सुन्न होता है, जब दिमाग काम नहीं करता, तो वो किसी से भिड़ जाएगा या नहीं भिड़ जाएगा उस वक्त वो एकदम फैसला नहीं कर सकता। एकदम डर के वातावरण में कोई फैसला लेना इतना आसान नहीं होता। ये जो लोग कह रहे हैं, अगर ये खुद भी वहां हो तो क्या भिड़ जाएंगे? मुश्किल, कभी नहीं भिड़ सकते। कह देने मात्र से नहीं भिड़ा जाता। वो हमारी सेना की जो ट्रेनिंग है, बाकायदा 1 साल की ट्रेनिंग सेना क्यों देती है? तो सेना 1 साल की ट्रेनिंग इसीलिए तो देती है ना, कि वो केवल शरीर के जोर से नहीं भिड़ा जा सकता। आदमी का दिमागी संतुलन इतना मजबूत नहीं होगा कि वो सामने वाली किसी तरह की भी ताकत आ रही है उससे भिड़ने का जज्बा उसके अंदर नहीं बनेगा। उसका दिमाग इस ऐसी परिस्थिति में सुन्न नहीं हो, वो एकदम हौसले के साथ खड़ा रहे, डटा रहे, वही आदमी भिड़ सकता है ना। यही सेना का तो यही तो है। सेना की जो ट्रेनिंग है उसमें जो उनका दिमागी लेवल पे जो मजबूती है उनकी, जिसको मनोवैज्ञानिक मतलब मजबूती दिमाग की आती है, वो बहुत बड़ा सवाल है। अब वो आम आदमी में इतना हो ये तो मतलब संभव नहीं हो सकता ना। और इसलिए ये जो महिलाओं के प्रति ये बात कहना, ये तो मतलब महिलाओं को नीचा दिखाने की एक स्थिति रामचंद्र जानड़ा ने की। मतलब वो महिलाओं के विरोध का ही बयान है। और मैं ये समझता हूँ कि उसके ऊपर हरियाणा महिला आयोग को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन महिला आयोग नहीं, महिला आयोग एक्शन ले कैसे? पहले तो वो बीजेपी की नेता है ना रेणु भाटिया जी, हाँ बीजेपी की है, फिर बाद में वो महिला आयोग के अध्यक्ष है। हाँ, यही सवाल है कि उनके लिए महिला अधिकारों का सवाल कम और एक पार्टी विशेष की प्राथमिकताएं ज्यादा है। तो ये जो सवाल है जो ये है, और यही है कि महिलाओं को कमजोर करने का, कमजोर दिखाने की एक मानसिकता, ये बिल्कुल गलत है। इसको मतलब रोक लगनी चाहिए इसके ऊपर, कम से कम इतनी चीज बिल्कुल लगनी चाहिए रोक। अभी आपने रेणु भाटिया जी की बात की कि महिला आयोग को कहना संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, एक मामला नहीं है, रामचंद्र जानड़ा ने तो आज पहली बार नहीं कहा, किसान आंदोलन के दौरान भी कहा। वे जितने भी किसान आंदोलन के जो बड़े बड़े नेता बन है ना, कम अच्छी तरीके से जानता हूँ इन्हें, किसी की तो बेटी बाजरी है, किसी की बहू बाजरी है, उस वक्त भी कहना इसने बयान दिया था, तब भी कोई एक्शन नहीं था। वो मानसिकता जो नहीं, वो मानसिकता की आप देखो, सवाल दोनों हैं। पहला सवाल तो यह कि इनके बयान से इनकी मानसिकता झलकती है कि इनकी मानसिकता क्या है, कि कोई ये जो भागने वाला शब्द प्रयोग करते हैं कि भाग जाते हैं, मर्जी से शादी कर लेते हैं। एक्चुअल में ये जो हमारी युवाओं की जो आज़ादी का एक मसला है, अपनी मर्जी से शादी करने के, जो हमारे सामंती ताने बाने को तोड़ता है, उसको ये तोड़ने नहीं देना चाहते। ये योजनाबंदी से भी हमले होते हैं कि कोई जब बच्चे अपनी मर्जी से फैसला लेने लग जाएंगे, अपनी मर्जी से शादी करेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारा ये सामंती ताना बाना टूटेगा। और ये सामंती ताना बाना टूटेगा तो जो लोग जाति, धर्म या इस तरह की संकीर्णता की राजनीति करते हैं, उनके राजनीतिक हितों पे चोट लगती है। और वो जब अपने राजनीतिक हितों पे चोट लगती है तो वो अपने राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए उन चीजों के प्रति एग्रेसिव होंगे, और वो अग्रेसिवनेस इसमें आ रहा है। किसान आंदोलन में भी वो जिन्होंने बकवास की, वो बकवास ही कहूंगा मैं, बकवास ही है, लेकिन वो बकवास उनकी उस मानसिकता को दिखाता है कि ये सामंती ताने बाने को बनाए रखना चाहते हैं, जबकि निजी तौर पर किसके बच्चे क्या फैसला ले रहे हैं। ये तो उनके बच्चों को जब हम एक 18 साल के बच्चे को वोट देने का अधिकार देते हैं, वोट देने का अधिकार है कि वो देश के अच्छे और बुरे के नागरिक का चुनाव करने का फैसला कर सकता है। मतलब वो दूसरे के लिए पूरे देश के भविष्य का तो चुनाव कर सकता है, लेकिन अपने भविष्य का चुनाव नहीं कर सकता। मतलब इसके ऊपर सवाल खड़े करता है। तो ये उनकी मानसिकता है। ये जो लोकतंत्र को कमजोर करने की एक बात है कि जब बच्चे अपनी मर्जी से फैसला लेंगे, उनको फैसला लेने से रोक रहे हैं, तो हम ये द्वंद की जिंदगी, तो मतलब अलग तरह की जिंदगी जी रहे हैं। इसमें एक अलग तरह का वो है कि सामंतीपन पे चोट ना लगे, इसीलिए ये कर रहे हैं। और इसको मतलब दोनों तरह की बात है, इसको सामाजिक तौर पे भी इसको कंडेम किया जाने की जरूरत है। वो लोगों ने किया भी, लोग तो करते हैं, और इसके खिलाफ सवाल है कि लोगों को पूरी मुखरता से इसके खिलाफ बोलना भी पड़ेगा, अड़ना भी पड़ेगा। और जो हमारी ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको भी निश्चित तौर पे इस पे, उन संवैधानिक संस्थाओं की जो एक जवाबदेही है
उनकी विश्वसनीयता है, उसको बनाए रखने के लिए भी इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो उनकी विश्वसनीयता पे भी सवाल खड़े होंगे। ये बड़ा सवाल है, उनकी विश्वसनीयता पे ही सवाल प्रश्न चिन्ह लग रहा है, सवाल खड़ा हो रहा है। बात आई महिला आयोग की। तो महिला आयोग का अभी एक मामला अपन ने देखा था। सोनीपत के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, शोका यूनिवर्सिटी। वहाँ के एक प्रोफेसर है अली खान महमूदाबाद। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी यार, वे जो सेना के जो कार्रवाई को ब्रीफिंग कर रही थी, दो महिला अधिकारी सोफिया कुरैशी और व्योमा सिंह, तो उन्होंने कहा कि यही हिंदुस्तान के लोकतंत्र की मतलब खूबसूरती है कि दो अलग अलग समुदाय के नाम औरतें कहना बयान दे रही है, ब्रीफिंग कर रही है सेना की कार्रवाई की। और उसने कहा कि राइट विंग के लोग भी इसकी सराहना करते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने एक बात और कही थी भी आज भी माओ लीचिंग हो रही है, मतलब धर्म पूछ के कहना हत्याएं हो रही है, क्या इस पर भी कहना ये बोलेंगे कि कहना राइट विंग वाले बोलेंगे क्या? तो उसको लेकर के किसी गांव के एक सरपंच ने कार्रवाई के लिए कहना दरखास्त दे दी थाने में, और इधर से कहना रेणु भाटिया जी ने दे दी कि ये तो महिलाओं का अपमान है। जब इंडिया टुडे की पत्रकार प्रीति सिंह, उनका कहना उनके साथ साक्षात्कार हुआ, तब उन्होंने बार बार 6 बार कहा था रेणु भाटिया जी को कि आप बताइए, वो 2 लाइनें बताइए, एक तो जो सेना के अपमान वाली बात, दूसरा महिलाओं के अपमान वाली बात। तो उनको जवाब नहीं बन रहा था। तो आप कह रहे हो कि ये ना कर लेंगे, कैसे करेंगे भाई? वो उन पर तो कार्रवाई हो जाती है क्योंकि वो खान साहब थे यहाँ, या रामचंद्र झागड़ा तो भाई इनका राज्यसभा का मेंबर है, और इसी तरीके से वो मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री और एक और मंत्री विजय देवड़ा, उन्होंने भी बयान ऐसे कह दिया सोफिया कुरैशी आतंकवादियों को बहन है। तब इनका कोई कहना, जो संवैधानिक जिम्मेवारी है महिला आयोग की, वो हरियाणा में है, देश में है, सेंटर में है, तो किसी ने संज्ञान नहीं लिया। तो आप इसको कैसे देखते हो? देखिए, सवाल ये है कि भी ये जो बयान है, एक तो बयान दिए भाजपा के मंत्रियों ने मध्य प्रदेश के, इधर दिया रामचंद्र झागड़ा जी, और उधर वो जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो प्रोफेसर भी राजनीतिक विज्ञान के हैं। राजनीतिक विज्ञान के हैं। एक और चीज़ बताऊँ आपको उस प्रोफेसर के बारे में, वो ग्रेजुएशन भी उनके कहना बाहर से की हुई है, विदेश से की हुई है। नहीं, सवाल ये है कि भी ग्रेजुएशन उन्होंने अच्छी यूनिवर्सिटी से की, ये अच्छी बात है, यूनिवर्सिटियां बेहतर बने हैं। ये तो ये भी सवाल आता है कि यूनिवर्सिटियां, और जिस अशोका यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते हैं, उस यूनिवर्सिटी का अपने आप में एक बड़ा नाम है, जहाँ एक खुली चर्चा, विचार, बहस जहाँ है, और उस यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा रहे हैं तो निश्चित तौर पे उनकी समझ का लेवल और उनको एक चीज़ों का अलग से विकास भी उनका बेहतर है। हालांकि हमारी डी यूनिवर्सिटी बहुत बेहतर है, हमारी JNU बेहतर है, और भी बहुत सी हमारी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी हैं जो बेहतर काम कर रही हैं। वहाँ का पूरा टीचिंग स्टाफ बहुत बेहतरी से काम कर रहा है। और उन्होंने जो महमूदाबाद में जो स्टेटमेंट दिया, जो सोशल मीडिया पे लिखा, उसमें महिला विरोध का मसला नहीं है, वो एक विरोध की मानसिकता का है कि जो उन्होंने उसमें राइट विंग को उन्होंने कहा कि ये जो मॉब लिंचिंग का सवाल है, ये जो बुलडोजिंग का सवाल है, भी इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो, इसके खिलाफ क्यों नहीं बोला जाए, इनके ऊपर रोक क्यों नहीं लगे, इसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। और ये जो लोगों को एक ग्रुप विशेष को टारगेट करना, इस पे रोक लगनी चाहिए। अब यही तो जो चीज है ना, कि जो RSS BJP के लोगों को वो चीज इनको अखरती है, जो चीज हिंदुस्तान की जो हमारी परंपरा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदुस्तान के 4 सिपाही, ये जो नारा है ये इनको अखरता है। जब आम आदमी के अधिकारों की बात होती है, आम आदमी के बेहतर जीवन की बात होती है, तो वो इनको लगता है कि ये जो बात है ये हमारे लिए खतरनाक है, RSS BJP के विचार के लिए खतरनाक है। आपको याद होगा मोदी जी ने एक बार कहा था कि कम्युनिस्ट विचारधारा, कम्युनिज्म की विचारधारा सबसे खतरनाक है। मतलब वो एक कोने में केरला में सिमट गए। क्यों कहा? क्योंकि कम्युनिज्म की विचारधारा जो है वो तर्क करना सिखाती है, वो बहस करना सिखाती है, वो मुद्दों पे और अपने हक अधिकार के लिए जीना सिखाती है। मतलब अब आज के दिन अगर देश में मोदी जी ने जिस तरह के श्रम कानून तोड़ दिए पूरे के पूरे,
और तो अब उनके मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, तो कौन लड़ रहा है? वामपंथ लड़ रहा है। वापस लड़ रहा है। और वो वामपंथ जो कॉर्पोरेट्स के खिलाफ लड़ रहा है, हम्म, तो मोदी जी ने तो उसको भी टारगेट किया। अब वही चीज यहाँ भी इनको अखर रही है कि जो देश में मजदूर की मेहनत कश की आम आदमी की बात करता है और जो भाईचारे की बात करता है, जब मजदूर की बात करते हैं तो हम जाति धर्म की बात नहीं करते, वर्ग की बात करते हैं कि मजदूर हिंदू भी है, मजदूर मुसलमान भी है, मजदूर सिख भी है, मजदूर ईसाई भी है, मजदूर ब्राह्मण भी है, मजदूर दलित भी है। बिल्कुल। और जब वो मजदूरी के सवाल पे लड़ते हैं तो वो ना वहाँ ब्राह्मण होते, ना वहाँ दलित होते, ना वहाँ वो हिंदू होते, ना मुसलमान होते, वहाँ वो मजदूर होते हैं। और वो जो उनको उनका शोषण करने वाला है वो पूंजीपति है। वो धर्म देख के किसी का शोषण थोड़ा ही ना कर रहा है, वो तो अपने मुनाफे के लिए वो कर अपने रहा है। मुनाफे के लिए कर रहा है। वही चीज है जब वो, क्योंकि वहां जब एक भाईचारा होता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, सारे लोग इकट्ठे मिलके हक अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो वो इसलिए ट्रेड यूनियन उनको करती है, कम्युनिस्ट विचार करता है। वही चीज जब देश में कोई भी अपील करता है कि भी ये जो भाईचारे की बात है, ये जो एकता की बात है, उसकी जो बात करता है वो करता है। आप किसान आंदोलन में देखोगे कि एक कोरोना काल के दौरान पूरे देश को एक मतलब सामूहिक जेल में बदल दिया गया था लॉकडाउन के नाम पर। पूरे देश को जेल में तब्दील कर दिया। हर आपके घर में आपके लिए अपनी जेल बन गई, आप घर से बाहर नहीं जा सकते। मतलब उस को तोड़ा किसने? किसान आंदोलन ने तोड़ा। और किसान आंदोलन ने उस जो बंदी आपके ऊपर लगी थी कोरोना के नाम पे, पूरे देश को जिस रूप से जेल, सामूहिक जेल में तब्दील किया गया, उससे आजादी दिलाई किसने? किसान आंदोलन ने। इसलिए किसान आंदोलन के प्रति क्या कहा? ये नक्सलाइट हैं, आतंकवादी हैं, ये आंदोलनजीवी है, ये आंदोलनजीवी हैं, ये पाकिस्तानी है। मतलब क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उनको अखरा कि उन्होंने जो पूरे देश के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब पूरे देश को एक सामूहिक जेल में बदलने का, उसका भी भ्रम तोड़ दिया। और दूसरा जो एक सत्ता का टेरर था, जो डर था, आतंक था, वो भी तोड़ दिया। दोनों को तोड़ दिया। तो दोनों को तोड़ दिया तो अब क्या करें कि लोगों में जो गुस्सा है उसको एक रास्ता मिल गया, उनको अपना गुस्सा निकालने का, अपनी बात कहने का। कि एक विरोध की आवाज जब मुखर हो गई तो दूसरे जो लोग ड्रेस में बैठे थे वो भी खुल के सामने आ गए। तो वो उन्होंने उसको भी रोकने के लिए किया। वही चीज जिन्होंने महमूदाबादी के सवाल पर इन्होंने अडॉप्ट किया है कि वो कुछ भी बोले, इनकी बीजेपी के नेता, उनको छूट है पूरी। उनको छूट इसलिए कि सत्ता का संरक्षण है, संविधान का संरक्षण नहीं है। संविधान तो सबके लिए बराबर है, सत्ता का संरक्षण है। और सत्ता में बैठे लोग संविधान को किस रूप से प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक सवाल है। इसलिए ये महमूदाबाद का जो मसला था ये उनको अखरा और उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कराया। वो हमारा संविधान ने उनको मतलब जमानत दे दिया। जमानत भी सह शर्त दी है, चलो सह शर्त दी हो, लेकिन जमानत तो उनका राइट है। संविधान तो हमारा, सुप्रीम कोर्ट तो बार बार कह रही है कि जमानत अगले का अधिकार है और जेल अपवाद है। ये तो चीज है ना, ये उसको भी रोकना चाहते हैं। मतलब कोर्ट ने उसको ये भी कह दिया कि भी उनके एक टाइम लिमिट दे दिया, कितने टाइम के अंदर इनके खिलाफ वो जो पुलिस ने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं पूरी उसकी रिपोर्टिंग सबमिट करानी पड़ेगी। अन्यथा तो ये दो तीन तीन साल तक वो अभी भी बहुत से कितने स्टूडेंट जो हैं मतलब अभी भी जेलों में सड़ रहे हैं, जिनकी 3-3 साल 4-4 साल तक हो गए, मतलब जिनके खिलाफ अभी तक पुलिस ने पूरी रिपोर्ट सबमिट नहीं किया, ट्रायल भी नहीं हुआ, कोई पहले तारीख भी नहीं लगी। तो अभी वो जो सवाल है, कम से कम इसमें वो तो पहलकदमी हुई है, ये बड़ा सवाल है। तो अभी कहना आपने बात की कि आरएसएस ये कम्युनिज्म को खतरा मानते हैं। आरएसएस तो कहना पहले जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था उस वक्त भी इनके नेता क्या करते थे, बोला अंग्रेजा के साथ अपन ने लड़ने की जरूरत को नहीं, अपन ने जो अपनी ताकत लगानी है वह तो कम्युनिस्टों के खिलाफ लगानी है, मुसलमान के खिलाफ लगानी है, क्रिश्चियन के खिलाफ लगानी है। ये जो चीजें आ रही है इनको किस संदर्भ में देखते हो? नहीं, ये जो आरएसएस का तो गठन ही यहीं से हुआ है, नफरत की राजनीति से हुआ है। और ये जो हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं, असल में ये जो हिंदू धर्म जिसको हम सदियों से जी रहे हैं वो हिंदू धर्म आरएसएस का हिंदू धर्म नहीं है। जिसको आप, मैं और पूरा हमारा समाज जिस हिंदू पद्धति से जी रहा है, जो क्रियाक्रम विवाह शादी के किसी की मौत पे या रूटीन के जीवन में है, वो हिंदू धर्म
इनकी पद्धति में आरएसएस की में नहीं है। इनका अपना एक अलग तरह का एक पैटर्न है, वो खुल के, हालांकि कुछ चीज़ों में तो उनके लीडर्स ने लिखा भी है कि ये हमारा, ये हिंदू धर्म नहीं है, हमारा अपना एक अलग तरह की पैथी आएगी, वो चीज़ें आएंगी, अलग तरह का इनका जीवन तरीका आ रहा है, वो आ रहा है, जिसमें ये कम्प्लीटली मनुस्मृति की तरफ जा रहे हैं, जिसमें मतलब पूरी तरह से मतलब आपको जाति के नाम पे भी, केवल धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण नहीं, जाति के नाम पे भी ध्रुवीकरण है, और जाति पे भी फिर जिस तरह का वो जो बेगार प्रथा की तरफ जाएगा, महिलाओं के उत्पीड़न की जो भी बार बार बात कर रहे हो कि महिलाओं के प्रति क्यों जा रहा है, मनुस्मृति भी तो यही कहती है ना कि महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, मतलब दलित को कोई अधिकार नहीं है। तुलसीदास का एक दोहा है ना कि ढोल शूद्र नारी और नारी सब ताड़न के अधिकारी। ये आरएसएस का कमोबेश जो पैटर्न है, आरएसएस बिल्कुल उसी पैटर्न पे है और उसकी पैदाइश वहीं से है, इसीलिए इनको कम्युनिज्म से नफरत है, क्योंकि कम्युनिज्म तो कह रहा कि धर्म आदमी का व्यक्तिगत मसला है, पर्सनल मामला है, वो पर्सनल मामला है, वो किस ढंग से पूजा पाठ करता है, वो अपने घर में किस तरह का जीवन जीता है, उस धर्म किसी भी दूसरे व्यक्ति के विकास में, दूसरे व्यक्ति के काम में बाधा नहीं बनना चाहिए, कम्युनिज्म ये कहता है। ठीक है, धर्म आप अपनी ढंग से क्या कहाँ पूजा करते हो, क्या करते हो, आप कैसे रहते हो, ये आपकी जीवन पद्धति है, क्या खाते हो आपकी जीवन पद्धति है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं हम सबको एक जैसा बनाएंगे, सब एक जैसे कभी नहीं हो सकते, प्रकृति में भी सब एक जैसे नहीं है, जबकि आप देखो दूसरे तो ये कहेंगे, क्या उदाहरण देंगे तो कहेंगे देखो हाथ की उंगलियां में ना सब एक समान नहीं है, ऊंची नीची है, ऊंची नीची है, और फिर क्या कहेंगे, बोले जब ये ऊंची नीची है फिर क्या कहेंगे, हिंदू धर्म पे हम एक धर्म का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जब आप उदाहरण उन उंगलियों का दे रहे हो, ये एक जैसी नहीं है, तो तुम एक धर्म का राष्ट्र कैसे बना लोगे, एक जैसी पद्धति कैसे लागू कर दोगे। मतलब ये अपने भी वो जो उदाहरण देते हैं, जिनको तर्क ये बनाते हैं, वो भी इनके अपने खुद के ऊपर बेहतरी से एक जगह रुकते नहीं है, टिकते नहीं है। ये जो इस तरह की एक स्थिति आरएसएस बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है। तो अभी मोदी जी के रोड शो कर रहे हैं गुजरात के अंदर, कल था उनका रोड शो, वहाँ पर फूल बरसाए जा रहे हैं, सोफिया कुरैशी के परिवार से भी वो मिले, उनके रिश्तेदार भी मिले, पर उन्होंने अपने भाषण में ये नहीं कहा कि सोफिया कुरैशी के खिलाफ बयानबाजी करने वाला एमएलए वहाँ की सरकार में मंत्री क्यों है। नहीं, वो कहेंगे भी नहीं, प्रधानमंत्री जी इस सवाल पे नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी ये तो बोलते हैं कि 140 करोड़ के नागरिकों का मैं प्रधानमंत्री हूँ, और निश्चित तौर पे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश का प्रधानमंत्री है भाई, 140 करोड़ के ही होंगे, निश्चित तौर पे सच्चाई यही है। लेकिन वो ये नहीं बोलते कि ये जो 20-21 करोड़ मुस्लिम आबादी है जिसके खिलाफ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, देश में दलितों के ऊपर हमले हो रहे हैं, आप देखो कि दलितों पे रोज मार कुटाई की और उनकी उत्पीड़न की घटनाएं आ रही हैं, महिलाओं के साथ रोज बलात्कार की और इसकी घटनाएं आ रही हैं। मतलब उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी कभी नहीं बोलेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, लेकिन महिला उत्पीड़न के सवाल पे नहीं बोले, सेना की बहादुरी पे बोले, लेकिन सेना को जो लोग जिस रूप से ट्रोल कर रहे हैं उनके खिलाफ नहीं बोले। कैप्टन की वाइफ को जब पहलगाम में हत्या के बाद उनको ट्रोल किया गया, प्रधानमंत्री चुप रहे। पहलवानों के ऊपर जब हमला हुआ, महिला पहलवानों ने जब धरना दिया, अपनी आवाज उठाई, मतलब उनके सवाल पे नहीं बोले, जबकि पहले तो प्रधानमंत्री जब वो गोल्ड मेडल लेके आई तो कहा कि ये मेरी बेटियां हैं, और फिर उन बेटियों के ने जब अपने अधिकारों के लिए सवाल उठाया तो प्रधानमंत्री चुप मार गए। मतलब ये प्रधानमंत्री की चुप्पी। और आप देखो कि गलत के खिलाफ अगर नहीं बोलते आप, अगर गलत कहीं कुछ हो रहा है, कोई कर रहा है, अगर आप चुप्पी मारते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उन लोगों के साथ खड़े हैं, गलत करने वालों के। उनको हौसला भी मिलता है जब कार्रवाई। सीधा सा सवाल है, आप अगर उसका किस रूप में विरोध कर सकते हैं, आप सीधा सामने लड़ सकते हैं, आप उसका बोल के विरोध कर सकते हैं, आप लोगों को हौसला दे के विरोध कर सकते हैं, वो विरोध का तरीका हो सकता है। लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं बोलना, ये तो बिल्कुल फिर तो उसका तो मतलब अलग ही निकलता है। उसका मतलब ये है कि उस अत्याचारी अन्याय करने वाले के साथ आप खड़े हैं, अगर विरोध नहीं कर रहे तो। नहीं तो उसके खिलाफ आप खुल के बोलिए, और खुल के ना बोलने का मतलब ये है कि वो उनके संरक्षण में हो रहा है, उनका उनके ऊपर कहीं न कहीं कोई एक सहयोग है, और वो सहयोग ही इस पूरी घटनाक्रम में नजर आता है। अन्यथा तो उनको खुल के बोलना चाहिए, उनके पास सारे अधिकार हैं, वो बोलेंगे इन चीजों पे लगाम लगेगी,
और लगेगी उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया छोटा सा कि भाजपा नेता जो भी हैं वो मतलब इस सवाल के ऊपर जो पाकिस्तान के जो साथ विवाद युद्ध की जो स्थिति बनी कि उसके ऊपर कोई बयान ना दें। अभी कहा 2 दिन पहले ही मतलब वो कहा। चुप्पी मारने के लिए कहा है, जबकि चुप्पी का क्या मतलब है कि खुद भी खुल के बोले कि जो गलत बयानबाजी है वो गलत है, किसी को भी इस तरह से करना का अधिकार नहीं है, वो नहीं बोले, बल्कि ये मतलब वो कह दिया कि नहीं वो चुप्पी मारने मत बोले। अब ये सारी चीजें क्या संकेत करती हैं? बार बार एक तो कितने दौर से सुनते आ रहे हैं कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है, और वही हम कहते हैं कि अन्याय होता जो देख रहा है और उसका विरोध नहीं कर रहा, तो वो क्या किसके साथ है? अन्यायकारी के साथ है। गलत का विरोध नहीं करे तो मतलब अन्याय करने वाले के साथ खड़े हैं। जब प्रधानमंत्री जी उस पर नहीं बोल रहे तो मैं तो ये मानता हूँ कि वो उनके साथ कहीं की उनकी मौन सहमति नजर आती है। इससे कुछ चीजें जिसको हम कहते हैं ना अंग्रेजी में कहते हैं कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं, अंडरस्टूड, तो वही चीज यहाँ नजर आती है। एक चीज़ और मैं जिक्र करना चाहूँगा कि कहते हैं कि सत्ता में बने रहने के लिए हिम्मत और मेहनत और जवान की ज़रूरत होती है, पर ये तो सत्ता में बने रहने के लिए कि ना अपनी जवान से इतने ज़्यादा गिरते जा रहे हैं, ये मतलब होड़ सी मची है कि उसने ये कहा तो मैं इस तरह से बात कहती हूँ, मैं इस तरीके से बात कहती हूँ। और दूसरी बात मैं एक इसी के साथ जोड़ना चाहूँगा, मैं अभी एक सर्वे देख रहा था कि ये पहलगाम की घटना और बीजेपी का 11 साल का शासन हो गया, अभी 9 जून को हो जाएगा 11 साल का, 9 जून को। तो इन 11 सालों के अंदर कुछ चीज़ें बिल्कुल साफ होती जा रही है। एक नंबर एक तो कि 11 साल में प्रधानमंत्री ने जितनी भी विदेश यात्राएं की, वहाँ जिन देशों में गए थे, कोई भी क्या नाम है इस आतंकवाद के सवाल पर आज भारत के साथ नहीं खड़ा। कोई 1-2 देश है मुश्किल से बोले हैं, कोई नहीं खड़ा। और फिर ये जो सर्व पार्टी के प्रतिनिधिमंडल जा रहा है कि ना विदेश में गया हुआ है अभी, क्या वो मोदी जी कुछ नहीं कर पाए? 11 सालों के अंदर विदेश में जाके नहीं बना पाए, अपनी छवि नहीं बना पाए देश की के नाम, और वो प्रतिनिधिमंडल से आप कितनी उम्मीद रखते हो कि वो बेहतर तरीके से काम कर लेगा? इसको मैं ये समझता हूँ कि इसको इस रूप में भी देखो कि सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी 11 सालों में 90 से ज़्यादा देशों में गए हैं, ठीक है, और बार बार ये कह रहे हैं कि भी डंका बज रहा है, डंका बज रहे हैं। और ये तो सही बात है कि पूरी दुनिया आतंकवाद से तो निपटना ही चाहती है, बिल्कुल चाहती है। कौन नहीं निपटना चाहता? जो हथियार बेचने वाले देश हैं वो आतंकवाद से नहीं निपटना चाहते। वो कह तो ये रहे हैं कि हम आतंकवाद से निपटना चाहते हैं, लेकिन वो आतंकवादियों को हथियार भी वो दे रहे हैं। वो अमेरिका जैसे देश हैं जो खुलेआम ये कर रहे हैं। लेकिन भारत के समर्थन में इस भारत और पाक की जो स्थिति बनी, इसमें भारत के साथ खड़े नजर नहीं आए। ये भारत की कमजोर विदेश नीति को दर्शाता है कि आप जब विदेश मंत्री की बजाय प्रधानमंत्री जी उसको देख रहे हैं, और वहाँ कितने व्यापारिक समझौते हुए, कितने दूसरे सामरिक महत्व की कार्यक्रम वहाँ हुए, उनके ऊपर क्या रहा। जबकि मोदी जी जाते हैं तो एक चीज सामने आती है कि वहाँ मतलब मोदी जी के आवभक्ति में कार्यक्रम हुआ और सारे हिंदुस्तानी जुटे। मोदी जी ने वहाँ क्या क्या समझौते किए, मोदी जी ने अपने देश के पक्ष को किस रूप में वहाँ रखा, किस चीज में देश के साथ विकास की क्या क्या बातें हुई, वो कभी भी पब्लिक डोमेन में उस रूप की नहीं आती। मतलब वो बहुत कोई अपवाद आती है चीजें, मतलब सिर्फ ये आती है कि भी मोदी जी मोदी जी मोदी जी बड़ी बात आती है, इसके अलावा कुछ नहीं आती। और उसका जो परिणाम है वो अब सामने आने लगा कि भी 11 साल की इतनी भागदौड़ के बाद मतलब कोई भी देश खुल के भारत के पक्ष में नहीं बोला, ठीक है, तो निश्चित तौर पे हमारी विदेश नीति में कहीं न कहीं बड़ी चूक और मूल्यांकन हुआ कि विदेश नीति में तो चूक हुई। अब ये जो प्रतिनिधि मंडल भेज रहे हैं, इसका मतलब ही यही है कि हमारी जो कमजोरियां हैं उनको हम अब मतलब थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमें नुकसान हो लिया उसकी भरपाई कैसे करें, अब उसको ठीक कैसे करें। अब ठीक करने के लिए प्रतिनिधि मंडल भेज रहे हैं, सांसद जा रहे हैं, अब वो कितना उसको मतलब ठीक कर पाएंगे, रिपेयर कर पाएंगे,
अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा ना, हाँ। एकदम से तो कोई चीज़ रिपेयर नहीं हो सकती, भविष्य के गर्त में है। भविष्य की गर्त में है ये। और ये रिपेयर होगी कि नहीं होगी, ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। क्योंकि ये अभी जो देश में हो रही है चीज़ें अभी भी, ये भी तो उसको कमज़ोर कर रहा है ना। ये जो नफरत का वातावरण है, ये देश को मजबूती नहीं दे रहा। ये ठीक है, आपको सत्ता में बनाए रखने के लिए तो एक कारगर हो सकता है देश के अंदर, लेकिन दुनिया में आपकी जो छवि है उसको कमज़ोर कर रहा है, ये एक चीज़ रहेगी। और ये आने वाले दौर में भी मतलब देश को नुकसान तो करेगी जब तक ये छवि बेहतर नहीं होती, ये है। इसलिए ये विदेश नीति का मसला है, और विदेश नीति जो कमज़ोर रही तो उसको बेहतर करने के लिए तो सरकार को और बड़े पैमाने पे काम करने पड़ेंगे, और देश के अंदर भी वातावरण को साफ सुथरा करना पड़ेगा। ये जिस तरह का नफरत का वातावरण है ना, इसको से बाहर निकलना पड़ेगा, इनके ऊपर भी लगाम लगानी पड़ेगी। ये जो जाति, धर्म, लिंग के नाम पे भेदभाव है ना, इसको रोकने के लिए सख्ती से काम करने पड़ेंगे, तभी विदेश नीति हमारी, मतलब देश की अंदरूनी नीतियों का सार विदेश नीति है। सीधी सी बात ये है। इसका मतलब जब विदेशों में हमारी कोई इतनी मजबूती है स्थिति, जब देश 90 देशों में घूमने के बावजूद भी मजबूती से कोई हमारे साथ खुल के नहीं खड़ा हुआ, तो समीक्षा तो करनी पड़ेगी। उसका मतलब क्या है, हमारे देश की अंदरूनी नीति उसमें कहीं कहीं खोट है, उसको ठीक करना पड़ेगा, दुरुस्त करना पड़ेगा। वो अपने तो आम देश लोकल एक कहावत भी है ना कि यार मतलब उसके साथ गांव में कोई नहीं खड़ा होगा, तो बोला गांव बूढ़ा थोड़ा ही है, उस आदमी में खुद में कि खोट होगा है, तभी गांव का कोई मानस उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। अगर खुद में खोट ना होता तो गांव के 10 मानस तो उसके पक्ष में बोलने वाले मिलते, हो सकता है 20 किसी के दबाव में ना बोले, 10 मानस तो ऐसे भी होते हैं जो किसी के दबाव में नहीं आते। तो फिर आप क्या कहते हैं, बोले यार उसको अपनी समीक्षा तो खुद को करनी चाहिए, भी उसके साथ लोग खड़े क्यों नहीं होते। वही चीज़ देशों के ऊपर लागू होती है, खुद का मूल्यांकन तो करना ही पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। खुद का मूल्यांकन भी करना पड़ेगा साथियों। पहलगाम की घटना के बाद में जो मुद्दे हमें ज़रूरी समझे उनकी पड़ताल करने की कोशिश थी हमारी आज की चर्चा में। आपको ये चर्चा कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट द्वारा बताइए। और एक आपसे गुजारिश भी है, ये कार्यक्रम को लाइक करिए, कार्यक्रम को शेयर करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।